नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है विलयन पार्ट 7 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: हिमांक का अवनमन और परासरण एवं प्रासरण दाब। तो सबसे पहले हम हिमांक का अवनमन को समझ लेते हैं। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का हिमांक कम हो जाने की प्रक्रिया हिमांक में अवनमन कहलाता है। उदाहरण के लिए जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, किंतु जल में नमक मिला दिया जाए तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और जल के हिमांक में आई इसी गिरावट या कमी को ही हिमांक का अवनमन कहा जाता है। अब माना कि T0F शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है और जब उसमें अवाष्पशील विलेय घुला है तब उसका हिमांक बिंदु TF है, तो अतः हिमांक में जो कमी होगी वो T0F और TF के अंतर के बराबर होगी। अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा TF बराबर हो जाएगा T0F माइनस TF के, और इसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब हम हिमांक में अवनमन का ग्राफीय रूप को समझ लेते हैं। तो ग्राफीय रूप में यहाँ पर y अक्ष में वाष्प दाब का बढ़ता क्रम दिखाया गया है और x अक्ष में ताप का बढ़ता क्रम दिखाया गया है। तो माना यहाँ पर शुद्ध विलायक का जो हिमांक बिंदु है वो T0F है और जैसे ही हम इसमें अवाष्पशील विलेय को मिला देते हैं तो यह विलयन बन जाता है और विलयन का हिमांक बिंदु जो है वो यहाँ पर TF है। अब द्रव विलायक का हिमांक बिंदु जो होता है वो अधिक होने के कारण इसका जो ग्राफ है वो विलयन के हिमांक बिंदु से ऊपर स्थित होता है। और यदि हमें हिमांक में अवनमन को ज्ञात करना है तो हम T0F में से TF को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमें डेल्टा TF यानी कि हिमांक में अवनमन प्राप्त हो जाएगा। अब हिमांक अवनमन मोललता यानी स्मॉल m के समानुपाती होता है, यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा TF समानुपाती होता है स्मॉल m के, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इसकी जगह यहाँ पर आता है KF, और KF को हम कहते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। और KF की जो इकाई होती है वो kg मोल इनवर्स है। अब क्योंकि हमें पता है स्मॉल m बराबर होता है W2 डिवाइडेड बाई M2 होल डिवाइडेड बाई W1 डिवाइडेड बाई 1000। अब हम समीकरण 1.34 में मोललता का मान रख देते हैं तो हमें डेल्टा TF प्राप्त हो जाएगा KF मल्टीप्लाई बाई W2 मल्टीप्लाई बाई 1000 होल डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाई बाई W1। तो अगर हम M2 को डेल्टा TF की जगह और डेल्टा TF को M2 की जगह ले जाएं तो यहां से हम M2 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। KF एवं KB के मान जो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं निम्न संबंधों से प्राप्त किए जा सकते हैं। KF बराबर होता है R मल्टीप्लाई बाई M1 मल्टीप्लाई बाई TF का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई गलन एंथैल्पी। वैसे ही KB बराबर होता है R मल्टीप्लाई बाई M1 मल्टीप्लाई बाई TB का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई वाष्पन एंथैल्पी। अब यहाँ R क्रमशः गैस स्थिरांक तथा डेल्टा H गलन तथा डेल्टा H वाष्पन क्रमशः विलायक के गलन एवं वाष्पन एंथैल्पी में परिवर्तन है। अब कुछ विलायक के मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक निम्न प्रकार से प्रदर्शित किए गए हैं।
अब क्योंकि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक होता है, वो 373.15 केल्विन होता है। तो जल के लिए केबी का मान जो होता है 0.52 केजी मोल इनवर्स होता है। और जल का जो हिमांक है वो 273.0 होता है, और इसके लिए केएफ का जो मान है वो 1.86 केजी मोल इनवर्स होता है। ठीक इसी प्रकार एथेनॉल के लिए जो क्वथनांक होता है वो 351.5 पर केबी का जो मान होता है 1.20 केजी मोल इनवर्स होता है। और जबकि इसके हिमांक बिंदु 155.7 पर इसके लिए केएफ का मान 1.99 केजी मोल इनवर्स होता है। ठीक इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, डाइएथिल ईथर एवं एसिटिक अम्ल का इनके क्वथनांक बिंदु पर केबी के मान और हिमांक बिंदु पे केएफ के मान इस प्रकार यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 1.9 समझ लेते हैं। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम एथिलीन ग्लाइकॉल के विलयनमी मोललता को ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल डिवाइडेड बाय जल का केजी में द्रव्यमान। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के जो मोल होते हैं वो एथिलीन ग्लाइकॉल की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय एथिलीन ग्लाइकॉल का जो अणुभार होता है इसके अनुपात के बराबर होता है। अब एथिलीन ग्लाइकॉल का जो भार है वो 45 ग्राम हमें दिया है, और इसका जो अणुभार है वो 62 ग्राम मोल इनवर्स होता है। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर एथिलीन ग्लाइकॉल के जो मोल हैं वो 0.73 प्राप्त हो जाएंगे। अब जल का केजी में द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम जल का जो ग्राम में द्रव्यमान हमें दिया है उसको 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा जल का जो केजी में द्रव्यमान है वो 0.6 केजी आ जाएगा। अब हम मोललता को ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होगा यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल जो कि 0.73 प्राप्त हो चुके हैं, और डिवाइड में होगा जल का केजी में द्रव्यमान जो कि 0.60 केजी प्राप्त हो चुका है। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वही कहलाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल की मोललता, जो कि आ जाएगी 1.2 मोल केजी इनवर्स। अब हमें मोललता प्राप्त हो चुकी है, तो अगर हम हिमांक में अवनमन को ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम। और के एफ की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1.86 केजी मोल इनवर्स है, और साथ ही में स्मॉल एम हम ज्ञात कर चुके हैं 1.2 मोल केजी इनवर्स। तो अगर हम के एफ यानी 1.86 और 1.2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेल्टा टी एफ जो है यहाँ पर 2.2 केल्विन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हिमांक में जो अवनमन है वो 2.2 केल्विन प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट में हमने निकालना है हिमांक, विलयन का हिमांक। तो अगर हमें विलयन का हिमांक यानी कि टीएफ निकालना है तो हम इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे और डेल्टा टीएफ को इक्वल टू के इधर लाएंगे। तो हम अगर टी नॉट एफ में से डेल्टा टीएफ को घटा देते हैं तो हमें विलयन का जो हिमांक है वो टीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो जलीय विलयन का जो हिमांक हो जाएगा वो टी नॉट एफ यानी कि 273.15 केल्विन और माइनस डेल्टा टी एफ यानी कि 2.2 केल्विन को माइनस करने पर जो कि प्राप्त हो जाएगा 270.95 केल्विन। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 1.10 देख लेते हैं। एक वैद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केजी मोल इनवर्स है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि हम समीकरण 1.36 में देख चुके हैं, m2 बराबर होता है kf मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000
होल डिवाइडेड बाय डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाय W1। तो हमें यहाँ पर बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी कि KF दिया है 5.12 kg मोल इनवर्स। साथ ही हमें यहाँ पर विलेय का भार 1 ग्राम दिया है, 1000 की जगह 1000 आ जाएगा। और डेल्टा जो TF है, जो हिमांक में कमी है, वो 0.40 केल्विन हमें दिया है। और W1 यानी कि विलायक का जो भार है वो 50 ग्राम हमको दिया है। तो इन सभी को सॉल्व करने पर हमें M2 यानी कि विलेय का जो अणुभार है वो 256 ग्राम मोल इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं परासरण क्या होता है। तो परासरण को समझने से पहले हम समझते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्लियां क्या होती है। छिद्रों या रंध्रों का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कुछ विलायक जैसे जल के अणु इन छिद्रों से गुजर सकते हैं, परंतु विलेय के बड़े अणुओं का गमन बाधित होता है। इस प्रकार के गुणों वाली झिल्लियां अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती है। यानी कि अर्धपारगम्य झिल्लियां वे झिल्लियां होती हैं जो अपने में से केवल विलायक के कणों को ही पार होने देती है। अब जब अर्धपारगम्य झिल्ली को विलायक एवं विलयन के मध्य रखा जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर विलयन की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। विलयन के प्रवाह का यह प्रक्रम परासरण कहलाता है। यदि हम अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलायक और विलयन को अलग कर देते हैं तो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलयन में प्रवेश को ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक बीकर लिया गया है और बीकर में शुद्ध विलायक को रखा गया है और इसमें एक थिसेल फनल को इस तरीके से यहाँ पर रखा गया है जिसके अंदर की विलयन को रखा गया है। अब जो थिसेल फनल है इसका जो नीचे का स्तर है यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। तो इस झिल्ली के सहायता से जो बीकर के विलायक के कण हैं वो इस थिसेल फनल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे थिसेल फनल में विलयन का स्तर ऊपर हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं परासरण। अब हम परासरण के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहले बीकर में उबले हुए अंडे को आसुत जल में रखा गया है, जबकि दूसरे बीकर में उबले हुए अंडे को NaCl विलयन में रखा गया है। अब जैसे ही हम उबले हुए अंडे को आसुत जल में रखते हैं तो अंडे का जो बाहर का कवर होता है वो एक झिल्ली की तरह काम करता है और आसुत जल जो होता है वो परासरण की क्रिया के कारण झिल्ली से अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे अंडा पहली पहली स्थिति की तुलना में इसका साइज बड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो उबला हुआ अंडा हमने NaCl विलयन में रखा है तो NaCl विलयन जो बाहर होता है वो अधिक सांद्र होता है, जबकि अंडे के अंदर का जो लिक्विड होता है वो बाहर की तुलना में तन्य होता है। तो यहाँ पर अंडे के अंदर का जो लिक्विड होता है, जो कण होते हैं, वो झिल्ली के माध्यम से बाहर NaCl विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो उबला हुआ अंडा है वो पहले की तुलना में थोड़ा छोटा हो जाता है। अब हम परासरण दाब को समझ लेते हैं। एक विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो परासरण को रोकने अर्थात विलायक के अणुओं को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पहले बीकर में विलयन को रखा गया है और दूसरे बीकर में शुद्ध विलायक को रखा गया है और दोनों पर वायुमंडलीय दाब आरोपित हो रहा है। यदि हम विलयन और विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से पृथक कर देते हैं तो विलायक के जो कण होते हैं वो विलयन में प्रवेश करने लगते हैं। अब यदि हम विलयन पर कुछ अतिरिक्त दाब इस प्रकार से लगाएं कि विलायक के कण जो है वो विलयन में प्रवेश ना कर पाए तो इसी अतिरिक्त दाब को कहते हैं परासरण दाब।
परासरण ताप दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपातिक होता है, अतः पाई इक्वल टू होता है CRT। यहाँ P परासरण दाब एवं R गैस स्थिरांक है। अब पाई इक्वल टू हम C को लिख सकते हैं N2/V मल्टीप्लाई बाय RT, और N2 जो होता है वो W2/M2 होता है, और N2 का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो पाई V इक्वल टू आ जाएगा W2 मल्टीप्लाई बाय RT होल डिवाइडेड बाय M2। और यहाँ से हम M2 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा W2 मल्टीप्लाई बाय RT होल डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय V। विलेयों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की एक अन्य विधि परासरण दाब का मापन है। यानी कि अगर हमें विलेयों का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो इसके लिए परासरण दाब का प्रयोग कर सकते हैं। यह विधि प्रोटीनों, बहुलकों एवं अन्य वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की प्रचलित विधि है। अब हम समझते हैं कि समपराशरी विलयन या समपराशरी विलयन क्या होता है। दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन समपराशरी विलयन कहलाते हैं। जब ऐसे विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए जाते हैं तो उनके मध्य परासरण नहीं होता है। और यदि दिए गए ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति पराशरी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प पराशरी विलयन कहा जाता है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 1.11 देख लेते हैं। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है और 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर हमें पाई यानी कि परासरण दाब का मान दिया है 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बार, और आयतन हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 0.200 लीटर यहाँ पर दिया है, और टेम्परेचर हमें दिया है यहाँ पर 300 केल्विन, और साथ ही में आर का जो मान होता है वो 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स के इनवर्स होता है। अब हम इन मानों को समीकरण 1.42 में रख देंगे, जो कि होता है M2 इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय RT होल डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। तो M2 को निकालने के लिए हम W की 2 की जगह पर लिख देंगे 1.26 ग्राम, R की वैल्यू होती है 0.083 और T हमें दे रखा है 300 केल्विन होल डिवाइडेड बाय पाई, यानी कि परासरण दाब हमें दिया है 2.57 इंटू 10⁻³ और V की जगह हम लिख देंगे 0.200, और इन सबको सॉल्व करने पर हमें M2 यानी कि प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा 61022 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरीके से हम प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिलोम परासरण एवं असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।